बस तू ही तू पार्ट 5। अब मैं तुझसे नहीं पढ़ती। जा हमेशा रॉन्ग आंसर बताता है और सर से डांट सुनवाता है और फिर यहाँ कैंटीन में आकर समोसा मुंह में ठूस के मुंह बंद करा देता है। तो तू क्या क्लासेस जाएगी? क्यों मैं तेरे सत्यम भैया से पढ़ने नहीं आ सकती? सत्यम भैया तुझे पढ़ाएंगे। तुझे लगता है वो लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देते? मुझे भटकने देते हैं। जब भी मैं तेरे घर आती हूँ मुझसे बात करते हैं। वो हमेशा खाते हुए प्लान करने लगी कि कैसे सत्यम से कहेगी कि उसे इकोनॉमिक पढ़ा दे। अगले दिन कार्तिक के कॉलेज जाने के आधे घंटे पहले प्रीति उसके घर आ गई। प्रीति को घर में हर कोई जानता था और उसे पसंद भी किया जाता था। प्रीति बगल में ही रहती थी और बचपन से कार्तिक के साथ रहने के कारण वो लगभग हर दूसरे दिन इस घर में आया जाया करती थी। प्रीति जरा एक कप चाय भिजवा देना, सत्यम बोलकर अपने सोफे पर बैठ जाते हैं। वो अपने फाइल्स को ठीक करने लगे। अभी अभी सत्यम ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया था। प्रीति ने सत्यम की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दी। वो कभी किसी को बताती नहीं थी, लेकिन वो कई बार सत्यम को देखने के लिए इस घर में आया करती थी। कार्तिक तो उसे कॉलेज में भी मिल जाया करता था, पर सत्यम की एक झलक के लिए वो अपनी गैलरी में घंटे खड़े रहती थी, क्योंकि सत्यम गैलरी में वर्कआउट किया करता था और वो चुपचाप पर्दे के पीछे से सत्यम को देखा करती थी। प्रीति किचन से चाय लेकर टेबल पर रखते हुए बोली, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। कहते हुए प्रीति सत्यम से सटकर बैठ गई। अपने फाइल साइड में रखकर चाय का कप हाथ में लेकर प्रीति को देखते हुए सत्यम थोड़ा सा पीछे हुआ और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, सब तो ठीक है। कार्तिक ने फिर से तुम्हें झगड़ा किया? नहीं, प्रीति ने जोर से नहीं में सर हिलाया। कॉलेज में कोई तुम्हें छेड़ता है? प्रीति फिर से नामे गर्दन हिला देती है। एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं? ये सुनते ही प्रीति ने हाँ में अपनी गर्दन 3-4 बार हिला दी। तो पढ़ाई क्यों नहीं करती? सत्यम ने उसकी हिलती हुई गर्दन को एक हाथ से रोकते हुए कहा, इस मुझे ना इकोनॉमी समझ में नहीं आती। अच्छा ये बात है, तो मेरी क्या हेल्प चाहिए? आप पढ़ाएंगे आपको जब भी टाइम होगा। प्रीति, मैं अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसा कि तुम देख सकती हो मैं अभी जा रहा हूँ, 6 बज जाते हैं मुझे आते आते। कब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? 7 बजे। जब आप कार्तिक को पढ़ाते हैं 7 बजे के बाद तुम्हारे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी? आपके घर में होगी क्या? अपना जवाब देने के बजाय प्रीति ने ही सत्यम से सवाल पूछ लिया। नहीं, मेरे घर में क्यों किसी को प्रॉब्लम होगी? मैं कार्तिक को पढ़ाता ही हूँ, तुम भी रहो उसके साथ, तो फिर मेरे घर में क्यों किसी को प्रॉब्लम होगी? मैं कोई पार्टी करने थोड़ी ना आऊँगी, पढ़ने के लिए आऊँगी। और मेरी और आपके घर में दूरियाँ कितनी हैं? सत्यम ने अपनी चाय की तरफ देखा, जो कि अब तक पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। सत्यम ने 1 मिनट में पूरी चाय को ख़त्म किया और कप को टेबल पर रखा और अपनी फाइल को समेटते हुए बोला, शाम 7:30 बजे मेरे कमरे में कार्तिक आता है, तुम भी आ जाना। प्रीति खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने सत्यम को तब तक देखा जब तक सत्यम अपनी गाड़ी में बैठकर चला ना गया हो। अब तक कार्तिक भी अपने कमरे से तैयार होकर आ चुका था। आज शाम को पहली बार प्रीति ने कार्तिक के घर आने से पहले अपने आप को आईने में ना जाने कितनी बार निहारा। कभी लिपस्टिक लेती लगाती थी, फिर उसे पोंछती थी, फिर लगाती। ना जाने प्रीति ने कितनी बार लिपस्टिक लगाई और पोंछी होगी। उसकी छोटी बहन उसको ऐसा करते देख कर कहती, तू पागल तो नहीं हो गई है? ये छठी बार है जब तुझे लिपस्टिक को लगाकर फिर से पोंछ रही है। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और कुछ गुस्सा कर आईने में अपने आप को देखती है। लिपस्टिक की हल्की सी शेड अपने होठों पर लगाकर उसने अपनी आंखों को काजल लगाया और अपने आप को ध्यान से देखा। प्रीति आज और दिन से थोड़ी सी अलग लग रही थी। झल्ली सी रहने वाली प्रीति आज लड़की लग रही थी। 7:30 बजे का टाइम सत्यम ने दिया था और प्रीति 7 बजे ही घर पहुंच गई थी। दादाजी ने देखते हुए ही क्या कहा, क्या बात है, आज प्रीति बिटिया बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू दादाजी। कार्तिक कहाँ है? मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो आज सत्यम जी हम दोनों को इकोनॉमिक पढ़ाने वाले थे। दोनों अपने कमरे में ही होंगे, जाओ देख लो। कहकर दादाजी अपने अखबार में लग गए। कार्तिक की माँ ने मुस्कुराकर प्रीति की ओर देखा और फिर दादी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। प्रीति कार्तिक के कमरे की ओर जाने के बजाय सत्यम के कमरे की ओर बढ़ गई। आज पहली बार वो सत्यम के कमरे में आई थी। कुछ ऐसा खास नहीं था कमरे में, बिल्कुल वैसा ही था जैसा सब कमरा होता है। एक बेड साइड में रखा हुआ टेबल, एक साइड में ड्रेसिंग टेबल, उसे लगा हुआ कपड़ों की अलमारी, छोटे मोटे शोपीस। और तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सत्यम टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आया। प्रीति सत्यम को देखते ही हड़बड़ा गई। उसने इस वक्त वाइट कलर का लोअर पहन रखा था। अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए और प्रीति की ओर आया। प्रीति झट से पीछे की तरफ पलट गई। सॉरी, मुझे लगा था कार्तिक होगा। सत्यम ने घड़ी की ओर देखा। अभी 7:10 हुए थे। वो अपने बालों को पोंछने के बाद अपने टॉवल को गले में लपेटते हुए बोला,
मैं 7:30 बजे आने के लिए कहा था। प्रीति की गर्दन अब झुक गई। वो तो सत्यम से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि आधा घंटा पहले आकर बैठ गई थी। क्या हुआ, दूसरी तरफ क्यों घूम गई हो? सत्यम ने कहा तो प्रीति लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, अब आप वो कपड़े। सत्यम साइड से चलते हुए प्रीति के सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर अपने हाथ को आगे की तरफ बांध कर उसकी तरफ देखने लगा। प्रीति सत्यम को ना देख बस जमीन को घूर रही थी। मुझे ऐसे देखकर शर्माती हो? सत्यम बोला। प्रीति ने एक पल के लिए अपनी पलकों को उठाया, सत्यम को देखा और फिर अपनी पलकें झुका ली। सत्यम मुस्कुराया और बोला, जब पर्दे के पीछे से मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखती हो तब शर्म नहीं आती? उस वक्त भी मैं लोअर में ही होता हूँ। प्रीति सत्यम की आवाज़ सुनते ही सन्ने रह गई थी। वो आज तक ये समझ रही थी कि सत्यम को पता नहीं है, वो उसे छुप छुप कर देखती है, पर यहाँ सत्यम सब जानता था। प्रीति ने अपनी नजरें टेढ़ी करके सत्यम को देखकर लड़खड़ाई हुई आवाज में बोली, आपको कैसे मालूम हुआ? एक दिन अगर घूरती तो नहीं पता चलता, 2 दिन होता तो भी नहीं पता चलता, लेकिन जब कोई लड़की साल के 365 दिन मुझे घूरती रहे तो मुझे तो पता चल ही जाएगा ना, कहकर सत्यम मुस्कुराया। शर्म से प्रीति के गाल लाल हो चुके थे। उसने अपने सर पूरी तरह से नीचे झुका लिया। शर्म से उसका मन कर रहा था कि कहीं जाकर छिप जाए। और तभी कार्तिक की आवाज़ आई, तुझे पढ़ने का इतना शौक है? आधा घंटा पहले आकर बैठ गई है। प्रीति झट से कार्तिक की तरफ घूम गई। उसका सत्यम को फेस करना मुश्किल था। तो ये क्या करके आई है? कार्तिक ने प्रीति को देखते हुए कहा। प्रीति भी हैरानी से कार्तिक को देखने लगी। सत्यम मुस्कुराकर कभी कार्तिक को तो कभी प्रीति को देख रहा था। कार्तिक आगे बढ़कर प्रीति को देखने के बाद बोला, ये लिपस्टिक, ये काजल और ये तेरे गाल इतने लाल क्यों है? प्रीति के हाथ से उसकी इकोनॉमिक की बुक छूटकर जमीन पर गिरी और उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद करके यही सोचती रही कि क्यों 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 इकोनॉमिक पढ़ने के लिए सत्यम के पास आई। आज उसने काजल ना लगाया होता, काश उसने लिपस्टिक ना पोती होती, लेकिन मैं 1 मिनट, मैंने अपने गालों पर कुछ नहीं लगाया, कहकर उसने झट से चेहरे से हाथ हटाया और सत्यम की ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई। सत्यम वहाँ बेड पर रखी हुई अपनी टी शर्ट को उठाकर पहनने लगा। प्रीति अपने गाल को ध्यान से आईने में देखकर बोली, मैंने गालों पर कुछ नहीं लगाया, तो मेकअप की दुकान बनकर क्यों आई है? कार्तिक बोलकर उसकी इकोनॉमिक की बुक जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी उठाकर बेड पर रखते हुए हाथों से इशारा करके उसे भी बैठने के लिए कहता है। अपने शर्म और झिझक को छोड़कर प्रीति भी कार्तिक के बगल में आकर बैठ जाती है। ये शुरुआत थी प्रीति और सत्यम के बीच की बातचीत की। प्रीति रोज सत्यम से पढ़ने के लिए आने लगी। इसी बहाने उसे सत्यम से मिलने का मौका मिलता था, बातें करने का मौका मिलता था। सत्यम वो मैच्योर था, अपने उम्र के हिसाब से वो समझदार भी था। प्रीति उसकी ओर आकर्षित है ये बात भी जानता था, पर ये प्यार है कि नहीं इस बात का अंदाजा सत्यम को नहीं था। अक्सर लड़की या लड़कियों में इस उम्र में किसी के प्रति क्रश होना आम बात होती है और सत्यम भी अपने आप को प्रीति का एक क्रश ही समझ रहा था। ये सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा। प्रीति और सत्यम एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। दोनों में अच्छी खासी बातें भी हो जाया करती थी और प्रीति का इकोनॉमिक्स भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था। प्रीति की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। कार्तिक एमबीए की तरफ चला गया था, जबकि प्रीति अपना एमसीओएम कंप्लीट कर रही थी। सत्यम अभी भी प्रीति के कई सारे डाउट्स क्लियर कर दिया करता था। अब प्रीति अकेले ही सत्यम से पढ़ा करती थी, क्योंकि कार्तिक कब अपनी एमबीए और अपने पापा के बिजनेस में बिजी हो गया था। सत्यम प्रीति के बुक को बंद करते हुए बोला, 8 बज गया है, अब अपने घर जाओ। प्रीति उठकर जब सत्यम के कमरे से बाहर आई, सत्यम की माँ ने कहा, प्रीति कल शायद तुम्हें सत्यम ना पढ़ा पाए, हम घर पर नहीं है बेटा। क्यों आंटी, सब कहीं जा रहे हो क्या? प्रीति बोली और सत्यम की माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। सीता देव बोली, हाँ सत्यम के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़की बहुत अच्छी है, उसी को देखने जाना है। प्रीति जिसके चेहरे पर इस वक्त तक मुस्कुराहट थी, सत्यम की शादी की बात सुनते ही वो मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। सत्यम जी की शादी? अभी क्यों? मेरा मतलब, प्रीति के मुंह से निकला। सीता देवी हैरानी से प्रीति को देखते बोली, क्यों, क्या हुआ बेटा? अब शादी के लायक हो गया तो उसकी शादी तो करनी होगी ना। प्रीति ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और कार्तिक के कमरे की ओर देखा अपने लटके हुए चेहरे के साथ। प्रीति अपने घर आ गई। उसके घर में आज खाना अच्छा लग रहा था और ना ही किसी का चेहरा देखना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। आज सत्यम के लिए लड़की देखा है, कल उनकी शादी कर देंगे, मेरा क्या होगा? मुझे कौन मिलेगा? मुझे तो सिर्फ सत्यम चाहिए। अपने बेड पर बैठे रोने लगी। वो कैसे किसी को समझाती, उसे समझ ही नहीं आ रहा था।
वो उठकर खड़ी हुई और बोली, दुनिया में किसी और को पता हो या ना हो, पर सत्यम जी को पता होना चाहिए कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। मैं उन्हें किसी और से नहीं शादी करने दे सकती। प्रीति घड़ी की तरफ देखकर रात के 12 बज रहे थे। अब तक उसके और सत्यम दोनों के घरों में लोग सोने के लिए जा चुके होते हैं। अभी बता भी नहीं सकती थी और कल बहुत लेट हो जाता, क्योंकि कल तो लोग लड़की को देखकर आ चुके होते और अगर लड़की पसंद आती तो शायद शादी भी तय कर देते। प्रीति झट से अपने घर से बाहर निकली, क्योंकि दोनों का घर आसपास में ही था। वो सत्यम के घर के बाहर खड़ी होकर सत्यम का फ़ोन नंबर डायल कर दिया। हेलो, सत्यम की आवाज़ में नींद नहीं थी। प्रीति को समझते देर नहीं लगी कि सत्यम शायद वो ऑफिस का कोई काम कर रहा होगा। मैं प्रीति, कुछ काम था आपसे। प्रीति, वक्त देखा है तुमने? अभी सो जाओ। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। अभी के अभी घर से बाहर आइए। तुम कहाँ हो? प्रीति सत्यम ने तेज आवाज में पूछा। आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। पागल लड़की, वक्त देखा है? इतनी रात को कौन अकेले निकलता है? आप जल्दी बाहर आइए, प्रीति रोते हुए बोली। सत्यम अपने मोबाइल बेड पर फेंक के कमरे के बाहर निकला। वो जब बाहर आया, प्रीति पेड़ के नीचे खड़ी रोते हुए अपने आंसू को पोंछते खड़ी थी। सत्यम को देखते ही उसका रोना और बढ़ गया। क्या हुआ? सत्यम बहुत ही प्यार से पूछा। वो सत्यम का हाथ पकड़ के उसे पेड़ के पीछे लेकर खड़ी हो गई। आप कल लड़की देखने जा रहे हो? हाँ, सत्यम बोला। क्यों? प्रीति जोर से रोते हुए बोली। क्या बोल रहे हो? लड़की देखने क्यों जाते हैं? शादी के लिए ना। तो फिर आप नहीं जा सकते? क्यों? सत्यम ने अपनी आंखें छोटी करके सवाल किया। प्रीति झट से पीछे पलट के बोली, मुझे नहीं पता, पर आप नहीं जाओगे। ओके, सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। प्रीति पलट कर उसके गले लगती हुई बोली, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप प्लीज मना कर दो उस लड़की को। प्रीति की बात सुनकर सत्यम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो बोलकर आज पहली बार इजहार कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका रवैया, उसका सत्यम को देखने का अंदाज, ये सब सत्यम को काफ़ी पहले इस बात का एहसास करा चुका था कि प्रीति उससे प्यार करती है। सत्यम जिसे अट्रैक्शन समझता था, वो प्यार है, इस बात का एहसास भी सत्यम को हो चुका था। सत्यम ने प्रीति को उतने ही प्यार से थामा जितने प्यार से उसने सत्यम को थाम रखा था। तो इतना वक्त लिया तुमने ये बताने में, लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब तो मेरी शादी किसी और से फिक्स हो चुकी है। आप किसी और से शादी नहीं करोगे, मैं सच कहती हूँ। मैं कुछ कर दूंगी। प्रीति सत्यम के गले लगे हुए ही बोली। सत्यम प्रीति से थोड़ा सा अलग हुआ, उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, क्या करोगी तुम? प्रीति ने सत्यम की हथेली पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, मैं सबसे कह दूंगी कि आप मुझसे प्यार करते हो और शादी आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। और उससे क्या होगा? सत्यम ने सवाल पूछा। सबको पता चल जाएगा ना कि आप मुझे चाहते हो, आपकी शादी कैंसिल हो जाएगी। प्रीति ने इतने भोलेपन से कहा था कि सत्यम मुस्कुराए बगैर न रह पाया। कल जिस लड़की को देखने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी है। सच कहूँ, मुझे बहुत पसंद है। आई एम सॉरी प्रीति, पर मेरी दुल्हन तो वही बनेगी। कहकर सत्यम ने प्रीति को छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा। वो अपने घर की ओर बढ़ने लगा। प्रीति पीछे से चिल्लाते बोली, अगर कल शादी तय करके आए तो आप याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर प्रीति बहुत अच्छी है पर उसे सत्यम नहीं मिला ना, तो प्रीति बहुत बुरी भी बन जाएगी। कहकर उसने जमीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और सत्यम की ओर फेंका। सत्यम पत्थर की साइड से हट जाता है और वो पत्थर कपूर हाउस के मेन गेट पर पड़ी लाइट में जाकर लगती है। लाइट टूटकर जमीन पर बिखर गया। प्रीति झट से छिपने की कोशिश करती है। सत्यम वापस लौटकर प्रीति के पास आया। उसने प्रीति को देखा। रोकर आंसू से उसका चेहरा काला हो गया, आंखें और नाक गुलाबी थे। सत्यम बोला, पागल हो गई हो? अभी मुझे लग जाता ना। प्रीति झट से सत्यम के हाथ को पकड़ते बोली, तो कह दीजिए ना, आप कल नहीं जाओगे उस लड़की को देखने? ये पॉसिबल नहीं है प्रीति, समझने की कोशिश करो। तो सत्यम पलटते बोला, क्यों? अभी तो आपने उसे देखा भी नहीं है। अभी आपको कैसे पसंद आ गई? प्रीति उसके हाथ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। देखा था मैंने उसे, बहुत प्यारी है। तुम देखोगी ना तो तुम्हें भी पसंद आ जाएगी। सत्यम ने हाथ खींचते हुए कहा, वो चुड़ैल मुझे पसंद आएगी जो मेरा प्यार मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है? मुझे कभी गौर से देखा है आपने? मैं भी तो सुंदर और प्यारी हूँ ना। आपके लिए मैं रोज मेकअप भी करूँगी। प्लीज़ मना कर दीजिए उसको। प्रीति की आवाज़ में कितनी रिक्वेस्ट थी। इस बात को सत्यम भली भांति महसूस कर रहा था। सत्यम ने अपना हाथ खींचा और जाने लगा। ठीक है, जाइए, कल शाम को देखना। अगर आप पूरी कॉलोनी के सामने आपको खड़ा नहीं किया ना, तो मैं भी प्रीति नहीं। अब तक रिक्वेस्ट करने वाली प्रीति अब धमकी देने पर उतारू हो चुकी थी। क्या करोगी तुम? सत्यम सीरियस होकर बोला, क्योंकि प्रीति भी बहुत गंभीर और गुस्से में थी।
मैं सबको कह दूंगी कि मैं क्या। प्रीति सत्यम 2 कदम आगे आकर बोला, मैं प्रेग्नेंट हूँ और बेबी के पापा आप हो। प्रीति दिमाग खराब है तुम्हारा, लोग बड़े होते हैं, तुम छोटी होती जा रही हो। हाँ, हो गया है दिमाग खराब मेरा। जब दिल की नहीं सुन रहे हो तो दिमाग खराब होगा ही ना। प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। सत्यम उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहता, खबरदार जो तुमने कुछ भी किया तो। प्रीति ने अपने हाथ को सत्यम से छुड़ाया और बोली, तो कहिए, आप मुझसे शादी करेंगे? प्रीति बड़े बात कर चुके हैं, अब मैं और तुम उस पर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते? छोटे बच्चे हो क्या आप? नहीं, मैं भी छोटी बच्ची नहीं हूँ। हम दोनों अडल्ट हैं। आपको अपनी फैमिली से बात करते हुए शर्म आती है, डर लगता है उनसे? सत्यम अजीब नज़रों से प्रीति को देखने लगता है। प्रीति अपने दोनों हाथों से बारी बारी अपने गाल पर बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करूंगी, अंकल आंटी को मना लूंगी, जो कहेंगे मैं सब करूंगी। प्रीति, शादी करना मेरा फैसला होगा। सत्यम प्रीति को समझाते हुए बोला, तो सोचिए ना, मुझसे शादी करके आपको कितना फ़ायदा होगा। सत्यम अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, तुमसे शादी करके क्या फ़ायदा होगा मुझे? उल्टा एक बच्ची को सर पे बिठाना पड़ेगा। प्रीति झट से बोली, बहुत फ़ायदा है, आपको अपना कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, सारे काम मैं करूँगी। जैसे कि तुम ऑफिस जाओगी, पापा का बिजनेस संभालोगी। नहीं, मैं आपके लिए खुद खाना बना कर लेकर आऊँगी, रोज़ आपके सोते वक्त आपके पैर दबाऊंगी, और जब तक आप सोने जाओगे तब तक आपके बालों को सहलाती रहूंगी। मैं आपको बहुत प्यार करूंगी। सत्यम प्लीज़ मना कर दीजिए उस लड़की को देखने जाने से। प्रीति की इस बात पर सत्यम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और सत्यम के उस चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर मानो प्रीति को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सत्यम के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे चूमते हुए बोली, आप जैसा कहोगे वैसा ही रहूंगी, कभी आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। आप कितना भी डांट लो, एक बार भी नहीं कहूंगी कि क्यों डांट रहे हो मुझे। उसने उसके चेहरे को अपने हाथ पर रखा और कहा, मारना चाहो तो मार भी लेना, पर अपने से दूर मत करना, प्लीज़ अपने से दूर मत करो। मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी आपके बिना। सत्यम प्रीति को खींचता है और उसे सीने से लगाते हुए बोला, काम डाउन प्रीति, काम डाउन। प्रीति सत्यम का सहारा पाती है और जोर जोर से रोने लगी। सत्यम ने अपने चेहरे को ऊपर किया और आसमान की तरफ देखने लगा। आंसू की बूंद उसकी आंखों से निकल गए। प्रीति का प्यार वो पहले भी महसूस करता था, पर ये पागलपन, ये दीवानगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने खुद को संभाला और प्रीति को सामने खड़ा करते हुए बोला, घर जाओ, बहुत लेट हो गया, इतनी रात को भी ऐसे कपड़ों में तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। प्रीति ने अपने आप को देखा, वह इस वक्त अपने उस छोटे से ब्लैक शॉर्ट और रैबिट वाले शॉर्ट टॉप में थी। आप फिर भी जाओगे उसे देखने? प्रीति रोमांसी होकर बोली, मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। प्रीति, आई एम सॉरी कहकर उसने प्रीति का हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। प्रीति रोते हुए अपने प्यार की दुहाई देती रही। सत्यम का चेहरा कठोर हो चुका था, क्योंकि इससे ज्यादा प्रीति को टूटते हुए अब देख भी नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने पलटकर एक बार भी प्रीति की ओर नहीं देखा। उसने डोर को ओपन किया। सिक्योरिटी गार्ड वहीं खड़ा था। वो झट से दौड़ कर आया, कहाँ रहते हो तुम लोग? जब इतनी रात को बाहर निकली तो रोका क्यों नहीं? सत्यम ने गार्ड को डांट लगाई। सिक्योरिटी गार्ड सर झुकाते हुए बोला, हम नौकर हैं, मालिक को कैसे रोक सकते हैं? सत्यम प्रीति की ओर देखते हुए बोला, अपने कमरे में जाना। और फिर सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर बोला, जब तक कमरे में नहीं जाती तो इस पर नजर रखोगे। उसने डोर को बंद किया और अपने घर की ओर आ गया। प्रीति घर आकर अपने कमरे में आकर सबक कर रोती हुई बार बार सत्यम का नंबर डायल करती रही। सत्यम ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ किया था। प्रीति को कार्तिक का ख्याल आया। अपने फ़ोन को घूरते हुए बोले, कुत्ता जब मुझे ज़रूरत होती है कभी साथ नहीं देता। कार्तिक इस वक्त पुणे किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था, और इसीलिए कार्तिक को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ना चाहते हुए प्रीति ने कार्तिक को फोन डायल किया। कुत्ते, क्या कर रहा है तू वहां पर? तुझ जैसे चुड़ैल से बचने के लिए आया हूँ। नींद में ही कार्तिक बड़बड़ाया, तू आ, सारा खून ना पी लिया तेरे बदन का तो देख लेना। प्रीति गुस्से से बोली, क्या हुआ, सचमुच की चुड़ैल बनकर घूम रही है? कार्तिक बोला, तेरी ज़रूरत है मुझे। प्रीति बोली। कार्तिक ने मोबाइल कान से हटाया और टाइम देखा, रात के 1 बज रहे हैं। इस वक्त तुझे क्या काम आ गया? कार्तिक कसमसाई आवाज में बोला, रात को 1 बजे कुत्ते भौंकते हैं ना, तो तू कुत्ता है तो आजा भौंकने के लिए। यहाँ पर मोहल्ले के कुत्ते तुझे याद कर रहे हैं। देख, लड़ने के लिए फ़ोन कर रही है तो फ़ोन रख। सच में आज मीटिंग में दिमाग ख़राब हुआ है, सोना चाहता हूँ। ठीक है, कर ले अपना दिमाग शांत, और भूल जाना कि तेरी कोई प्रीति दोस्त थी।
कल मिलेगी नहीं तुझे। प्रीति मेरा दिमाग ख़राब कर रही है, इधर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और तुझे तेरे दिमाग की पड़ी है। देख तू पहेलियों में बात करती है, मैं कैसे समझूंगा। कार्तिक उठकर बैठते हुए बोला, जा मर जा वहीं पर, मैं यहाँ मरती हूँ तो वहाँ मर, कहकर प्रीति ने फ़ोन कट किया और बिस्तर पर फ़ोन फेंक कर फिर से रोते हुए लेट गई। जाने किस पहर में सोई होगी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपना फ़ोन हाथ में लिया। कार्तिक के 150 से ज़्यादा मिस कॉल थे। उसे याद आया रात को कार्तिक से उसने झगड़ा किया था और ज़रूर कार्तिक उसके बाद उसे फ़ोन कर रहा होगा और वो इतने गुस्से में थी कि उसने कार्तिक को कॉल बैक नहीं किया और अपनी गैलरी से झाँककर सत्यम की गैलरी की तरफ देखने लगी। गैलरी में कोई नहीं था। प्रीति ने समय देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। अब तक तो एक्सरसाइज करके चले भी गए होंगे और सोना था ना तुझे, गधे घोड़े बेचकर, कहकर प्रीति ने अपने पैर को आगे ग्रिल पर मारा और फिर उसे खुद के पैर में दर्द महसूस हुआ तो लंगड़ाती हुई अपने बेड पर आकर बैठ गई। प्रीति नहा रही थी और नहाते नहाते भी यही सोच रही थी कि कैसे सत्यम को मनाए कि वो उस लड़की को देखने जाने से मना कर दे या अगर देखकर भी आए तो कह दे कि उसे लड़की पसंद नहीं है। वो नहाकर अभी अपने बालों को सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी जब उसकी छोटी बहन आकर बोली, क्या हुआ तुम्हें दीदी, आज भाई का बर्थडे है और तुम एक बार भी अब तक उन्हें विश करने के लिए नीचे नहीं आई। अब जाकर प्रीति को याद आया कि आज उसके भाई का जन्मदिन था और वो हर साल अपने भाई के साथ मंदिर जाती थी। अपने सर पर अपने हाथों से मारते हुए प्रीति बोली, तुम लोग तैयार हो गए क्या? हाँ, तुम भी नहीं हुई हो, कहकर नीति ने प्रीति के बालों को छुआ। बस मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ, पूजा की थाली माँ को बोलना तैयार कर ले। प्रीति जल्दी-जल्दी अपना सलवार सूट निकालती है और तैयार हो जाती है। पता नहीं क्या सोचते हुए उसका मन किया कि एक बार झाँक कर देख ले कि सत्यम घर से निकल गया कि नहीं और फिर से गैलरी में गई। प्रीति की गैलरी से सत्यम का घर साफ-साफ नज़र आता था। उनका पार्किंग एरिया, गार्डन, सत्यम का कमरा, कार्तिक का कमरा, यहाँ तक कि उनके हॉल का कुछ हिस्सा भी नज़र आता था। प्रीति ने देखा सभी तैयार होकर घर से निकल रहे थे, सभी एक-एक करके अपनी-अपनी गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे। प्रीति की नज़र सत्यम पर पड़ी। वाइट कलर का कुर्ता पजामा और उस पर ब्लैक कलर का जैकेट की तरह पहने हुए सत्यम एकदम सजीला नौजवान लग रहा था। प्रीति अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए गोल घुमाकर उसे अपने माथे से लगाकर सत्यम की नज़र उतारते बोले, हाय कितना सोना लग रहा है, कितना बन ठन कर जा रहे हैं, वो लड़की तो तुरंत पसंद कर लेगी इन्हें, फिर मेरा क्या होगा। उसने कुछ पल के लिए सत्यम को देखकर कुछ सोचा और उसके दिमाग की बत्ती जली। एक काम करती हूँ, जाकर उन लोगों की गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती हूँ। फिर तो मुझसे पूछेंगे ही कि क्या हुआ, बस मैं फिर बता दूँगी कि मैं सत्यम जी से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। अपने ही आप तारीफ़ करते हुए प्रीति अपना दुपट्टा हाथ में सँभालती है और अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। एक फ्लोर नीचे आते-आते उसने दाएँ-बाएँ कुछ नहीं देखा। बस भागती हुई नीचे आई और सीधे घर से बाहर निकल गई। प्रीति का भाई नीरज जो ये सोच रहा था कि उसे जन्मदिन की बधाई देने आ रही है, उठकर खड़ा ही हुआ था कि प्रीति उसके आगे से भागती हुई बाहर चली गई। नीरज हैरानी से देखता ही रह गया। अब प्रीति अपने घर से निकलकर अपना पार्किंग और गार्डन एरिया पार करके जब तक रोड तक आती है तब तक सारी गाड़ियां जा चुकी थी। उसके सामने से अभी अभी सत्यम की कार गुजरी थी। सत्यम खुद ड्राइव कर रहा था, ये भी देखा प्रीति ने। उसका मन किया कि एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस कार पर मार दे, पर वो भी करने के लिए वो लेट हो चुकी थी। वो घूमकर वापस अपने घर आ गई। उसके घर के अंदर कदम रखते ही नीरज अपने कमर पर हाथ रख के उसको देख रहा था। अपने भाई को देखते ही प्रीति को याद आया कि उसने अपने भाई को अब तक जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दी। वो दौड़ते हुए आई और नीरज के गले से लगाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। नीरज उसके माथे को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ है तुझे? तू ना तो मुझे जन्मदिन की बधाई देने में लेट हो गई बल्कि आज कुछ बदली बदली लग रही है। कुछ नहीं भाई, बस आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नीरज उसे हाथ से पकड़कर सोफे पर बिठाता है। तब तक प्रीति की माँ आवाज़ देते हुए कहते, प्रीति बेटा, जा मंदिर के लिए प्रसाद तो ही बनाती है ना, जल्दी से बना दे। प्रीति उठकर किचन की ओर चली जाती है। आज उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो थी तो अपने परिवार के साथ, पर उसके साथ होकर भी वो उनके साथ नहीं थी। उसने प्रसाद बनाया और थोड़ी सी अपने घर के मंदिर में भोग लगाने के लिए एक कटोरी में डालकर अपनी मम्मी के हाथों में दे दिया। बाकी प्रसाद एक बड़े से बर्तन में पैक कर लिया। तभी नीरज आते हुए बोला, माँ समय हो गया है, आपकी तैयारी हुई कि नहीं? प्रीति अपने भाई और अपनी माँ को देखती है और फिर कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। प्रीति की माँ उसके गाल पर हाथ रखते बोली, थोड़ा चेहरा भी सुधार लेना अपना।
हरदम झल्ली बनी रहती है। माँ तुम भी ना। नीरज उसे कंधे पर हाथ रखते उसे किचन से बाहर लाते हुए बोला, मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए तो कम से कम कर ले। प्रीति मुस्कुराकर अपने भाई को देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी छोटी बहन ने पहले ही उसका कपड़ा निकाल कर बाहर रख दिया था। प्रीति चेंज करके आईने में अपने आप को देखती है और थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप भी करने लगती है। तभी उसे बाहर से नीचे लिविंग एरिया से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अक्सर नीरज की दोस्त बर्थडे पर उसे मिलने के लिए आया करती थी। प्रीति का दिमाग फिर खराब हो गया, क्योंकि नीरज के दोस्त जब भी आते थे घर का काम बढ़ जाया करता था। प्रीति चिढ़ते हुए नीति को देखकर बोली, भैया के दोस्तों को शाम को दिखाई नहीं देता क्या? सुबह सुबह हमेशा आ जाया करते हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए। दीदी सब जॉब करने वाले लोग हैं, अब सब अपने अपने काम पर जाएंगे। भैया का बर्थडे है, नेशनल हॉलीडे थोड़ी ना मिलता है। नीति कमर पर हाथ रख कर कहती है, जा तो ही हैंडल कर, आज मेरा मन नहीं है किसी की खातिरदारी करने का। नीति मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई और प्रीति फिर से बिस्तर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसती रही। नीति थोड़ी देर में ऊपर आई और बोली, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। प्रीति अपना मुंह लटकाते बोली, तुम और इतने सारे नौकर सब मिलकर उनको हैंडल नहीं कर सकते हो क्या? दीदी मैं क्या करूं, मुझे मम्मी ने कहा कि तुम्हें बुला लाऊं। जाने दो, मैं कह देती हूँ तुम नहीं आ रही हो। कहकर जैसे ही जाने लगी प्रीति उसे रोकते बोली, तू रुक, माँ को अच्छा नहीं लगेगा, भाई का जन्मदिन का दिन है तो लोग आते हैं, भाई को भी बुरा लग जाएगा। मैं आती हूँ, कहकर प्रीति ने अपना दुपट्टा लिया और कमरे के बाहर आ गई। अपने सर को झुकाकर वो सीढ़ियों से नीचे आ ही रही थी कि तभी उसके कानों में सीता देवी की आवाज़ आई। उसने झट से अपने चेहरे को उठाया और लिविंग एरिया की ओर देखा। सामने सीता देवी, राम जी, दादा दादी, अरविंद, सत्यम सभी बैठे हुए थे। प्रीति के चेहरे पर इस वक्त खुशी और हैरानी दोनों थी। वो सत्यम को ही देखते हुए अपने सर को नीचे किए उतर रही थी। उसने मन में ही कहा, देख ली होगी लड़की, पसंद आ गई होगी, आए होंगे कहने के लिए शादी में जरूर आना। प्रीति को देखकर सीता देवी उठती है और प्रीति की तरफ बढ़ जाती है। प्रीति का हाथ पकड़कर 2 कदम आगे आई और प्रीति की माँ की तरफ देखते हुए बोली, हम दोनों अच्छे पड़ोसी रहे हैं, अच्छी सहेलियां भी बनी, पर आज मैं कुछ मांगने आई हूँ तुमसे। प्रीति की माँ थोड़ी सी हैरान नजरों से उन्हें देखती है। कपूर परिवार उनसे कहीं ज्यादा संपन्न था, वो दे भी क्या सकती थी उन्हें। सीता देवी बोली, सत्यम को तुमने बचपन से देखा है और मैं प्रीति को। प्रीति हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, खास करके सत्यम को बहुत ज्यादा। क्या तुम मेरे सत्यम के लिए अपनी प्रीति दोगी? उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि प्रीति की माँ चाह कर भी सत्यम के जैसा लड़का नहीं ढूंढ सकती थी। पड़ोसी होने के नाते वो सत्यम के सभी अच्छाई और बुराई सब कुछ जानती थी और उन्हें पता था कि जिस लड़की की भी शादी सत्यम से होगी वो हमेशा खुश रहेगी। उन्होंने झट से आकर सीता देवी को अपने से गले से लगाते हुए कहा, मैं तो चाहकर भी सत्यम के जैसा दबाव नहीं ढूंढ पाती। यहाँ ये दोनों आपस में बातें कर रही थी और यहाँ प्रीति के दिमाग का फ्यूज मानो उड़ गया था। कहाँ वो क्या सोचते सोचते यहाँ तक आई थी और यहाँ आकर उसने क्या सुन लिया था। उसी सत्यम की तरफ देखा। सत्यम उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रीति को कुछ मिनट लगे अपने दिल और दिमाग को पटरी पर लाते हुए, और फिर इस वक्त उसके घर में क्या हो रहा है उन सबको समझने के लिए। सत्यम प्रीति को भी इतनी अच्छी तरह से जानने लगा था कि उसे पता था कि प्रीति अभी क्या सोच रही है। और जब प्रीति को सब समझ आ गया तो अपनी आंखों में चमक लिए सत्यम की ओर देखती है। सत्यम ने अपने चारों तरफ देखा और फिर अपनी आंखें ब्लैंक कर दी। प्रीति झट से पलटी और अपने कमरे की तरफ भागी, क्योंकि इससे ज्यादा तो खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सत्यम उठकर खड़ा हुआ, अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा। उसकी मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा और फिर दोनों एक साथ प्रीति की माँ की ओर देखने लगते हैं। प्रीति की माँ भी उनकी बात को समझकर पीछे पलटकर सत्यम की तरफ देखते बोली, तुम प्रीति से बात कर लो, अगर उसे कोई एतराज नहीं तो हमारे लिए तो एक खुशकिस्मती है कि तुम जैसा लड़का हमारे घर का दामाद बनेगा। सत्यम सबकी इजाजत मिलने के बाद प्रीति के कमरे की ओर बढ़ा। शुरू में तो उसके कदम धीरे थे, क्योंकि पूरा परिवार इस वक्त लिविंग एरिया में था, पर सीढ़ियों तक आते आते उसके कदम अपने आप तेज हो गए। वो एक साथ दो दो सीढ़ियों को पार करता हुआ प्रीति के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर गया। फ्रेंड्स, अभी तक मेरी आवाज़ उतनी सही नहीं हुई है, मैं जानती हूँ आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी स्टोरी सुनने में, लेकिन आप सबने इस स्टोरी पे बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाया है, इसीलिए मैं भी इस स्टोरी को रोज़ अपलोड कर पा रही हूँ। तो इसी तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।